कैसे हो आप लोग सब। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। जो भी चैप्टर्स अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और जो भी डाउट्स हो रहे हैं आप लोग कमेंट्स में उसको डाल रहे हो, ताकि हम लोग उसका आंसर आप लोगों को रियल टाइम पे कर पाए। बाकी एकदम सिंपल रख रहे हैं तो क्वेरीज ज़्यादा आएगा नहीं, अगर फिर भी आता है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। ओके, सो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था फंडामेंटल एनालिसिस के एक बेसिक्स के बारे में। अब हम लोग शुरू करेंगे कि उसके अंदर में क्या क्या पार्ट्स हम लोगों को देखना पड़ता है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है, और उसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा मॉड्यूल 2 है फंडामेंटल एनालिसिस का। इसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना सीखेंगे, उसके टर्म्स को थोड़ा सा समझना सीखेंगे। जो भी फाइनेंस के नहीं है उन लोगों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। जो फाइनेंस के है उन लोगों को बेसिक लग सकता है, बट स्टिल यू कैन लिसन। अगर आपको कुछ भी उसमें से सीखने मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं सीखने मिलता है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर लेना। ठीक है, सो चैप्टर 3 हमारा ये है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा होता है, माल को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बेच के जो भी हमारा कॉस्ट और रिवेन्यू होता है वो सारा चीज़ें यहाँ पे आता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले रिवेन्यू को समझेंगे हम लोग, क्या होता है, कैसे होता है। फिर कॉस्ट क्या होता है हमारा उस रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे, और फिर अल्टीमेटली हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस उसमें होता है बिजनेस करने के पीछे। सो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर को कवर करने का। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट, कि एक इनकम स्टेटमेंट के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है। फिर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे किस किस चीज़ों का, रिवेन्यू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, बिड्डा क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे जो हमारा इनकम स्टेटमेंट में आता है। फिर हम लोग क्या लर्न करेंगे, की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्यों सीखेंगे, ये रेशियोज आपको बाद में हेल्प करेगा पीयर्स को कंपेयर करने के लिए। आप एक समरी डेटा के बेसिस पे कंपेयर कर पाओगे कौन सा बिजनेस ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कंपटीशन को भी बेसिकली कंपेयर करके देखते हो कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा सस्ता है, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने का कोशिश करते हो, डिपेंडिंग ग्रोथ वगैरह भी सारी चीज़ें आती है उसमें। फिर आप क्या करोगे, ट्रेंड्स को एनालाइज करोगे अर्निंग्स ग्रोथ में, कि ग्रोथ जो भी चीज़ों का नंबर्स जो है वो सब में ट्रेंड्स क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पैटर्न्स फिर निकाला जाता है, इसको फोरकास्ट किया जाता है कि भाई किस तरीके से ग्रो कर रहा है, सिक्लिकल है, नॉन सिक्लिकल है, कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसके बेसिस पे कंपनी ने पैसा बना लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट के अंदर में। और हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये सारा रहेगा। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट होता क्या, आपके दिमाग में ये आया होगा। सो इनकम स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, दैट्स इट। shows how much a company earned and spent over a period। एक गिवन टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बीच में हम लोग देखते रहते हैं कितना रिवेन्यू है, कितना कॉस्ट है, अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट बन रहा है। टिपिकली क्वार्टर और ईयर, जब आप देखते हो लिस्टेड कंपनी जो होता है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करती है, तो हम लोग क्वार्टर और क्वार्टर का कंपेयर करते हैं, फिर ईयर ऑन ईयर का भी कंपेयर करते हैं। सो क्वार्टरली उनका रिजल्ट्स आता रहता है। सेम एसएमई कंपनी जो है उनका सेमी एनुअली आ जाता है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है, क्योंकि एसएमई कंपनीज आर स्मॉल, उनके पास में कंप्लायंसेस करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि आप सेमी एनुअली पब्लिश कर सकते हो। क्वार्टरली बाकी मेन बोर्ड में जो भी कंपनीज होती है, वो बोलोगे मेन बोर्ड और एसएमई क्या है, तो इन शॉर्ट अगर बोलो तो मेन बोर्ड कंपनीज वो होती है जो बड़ी थोड़ी कंपनियां होती है। एसएमई में जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, एकदम छोटी कंपनी थी अब वो लिस्टिंग करवाना चाह रही है, तो उनको भी जगह मिलता है, सेबी बोलता है आओ आप लोग भी लिस्टिंग कराओ, सो दैट योर ब्रांड रिकॉग्निशन इंक्रीजेज, यू इंक्रीज योर बिजनेस एटसेट्रा। तो उसके लिए भी जगह है, बट वो फिर एसएमई की कैटेगरी में आती है। सो ऐसे दो कैटेगरी हमारे हैं। सो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, क्या आंसर करता है, इट इज द बिजनेस प्रॉफिटेबल। सिंपल एक ही रीजन है, हमारा इनकम स्टेटमेंट जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को अल्टीमेटली नीचे दिखता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस करके, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी इन्वेस्टर के लिए होता है टू टेक अ डिसीजन कि क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इनकम स्टेटमेंट का। सबसे पहले क्या आएगा, आपने जो भी सर्विस, प्रोडक्ट, गुड्स बेचा है उसको क्या करोगे, उसका रेवेन्यू जो आ रहा है बिजनेस के अंदर में वो आप यहाँ पर ऊपर में डाल दोगे कि भाई 1000 करोड़ रुपए का माल आपने बेचा लेट से, ठीक है, तो 1000 आ गया ऊपर में। फिर माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो 1000 करोड़ का माल बेचा है आपने, उसको बनाने के पीछे आपका कितना कॉस्ट था, तो आप समझ लो 700 करोड़ का आपका कॉस्ट लग गया उसमें। ठीक है, फिर आपका ये नीचे क्या आ गया, ये 300 करोड़ का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में अभी आपका बहुत सारी चीजें नहीं इन्वॉल्व है, यहां पर सिर्फ आपका वो इन्वॉल्व है जो उस बिजनेस को डायरेक्टली करने के लिए खर्चा हुआ है वो। अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आएगा हमारा। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, एसजीए क्या होता है, ये हो गया सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बेसिकली जो आपका नॉन डायरेक्ट है, जो आपका एकदम डायरेक्टली नहीं है, जैसे एडमिन कॉस्ट हो गया। अब जैसे कि आप एक तरीके से बोल सकते हो कि आप
फैक्ट्री लगा रखी हो, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है आपका, एक तरीके से आप समझ लो कि वहाँ पर प्रिंटर लगा रखा है आपने, पेपर कॉस्ट जो हो गया। सो ये सारी जो एडमिन रिलेटेड कॉस्ट है, आपका नाश्ता पानी जो हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर R&D कॉस्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। R&D आप लोगों को पता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो जो उस बिजनेस को करने के पीछे आपका R&D चलता है, राइट। आप क्योंकि कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको उसके पीछे रिसर्च करना पड़ता है, आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो एक बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा फोर्सेस होता है। एक खाली हो गया नहीं कि आपने प्रोडक्ट बनाया, आप बेच दिए, आपके पास कोई सर्विस है आप दे रहे हो, खर्चा बस जो लगा डायरेक्ट। अब जैसे कि मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अगर, तो यहाँ पर जो कैमरा है, माइक है, सिर्फ ये कॉस्ट नहीं है, बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सारी चीज़ों का कॉस्ट निकलता है जो हम लोग कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, CMA में, CA में और भी बाकी कोर्सेज में रहता है। तो कॉस्टिंग हम लोग करके देखते हैं कि एक चीज़ को बनाने के पीछे क्या एक्चुअल कॉस्ट जा रहा है, फिर उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, कितना मार्जिन रखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ग्रॉस प्रॉफिट 300 आने के बाद में हम लोग अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, लेट से हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट 120 करोड़ का है। सो अब हमारा ईबिट आ गया, ये हमारा कितना आ गया, 180। सो ये 180 आ गया हमारा ईबिट। ये क्या है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट अभी भी नहीं आया हमारा, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, टैक्सेस भी बाकी है। अब हमारा इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगा। लेट से इंटरेस्ट और टैक्सेस हमारा आ गया 110 करोड़ का, लेट से, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली जो आया ये शेयर होल्डर्स के पास जाता है। ये 70 करोड़ जो हो गया, ये शेयर होल्डर्स का पैसा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, दिस गोज टू द शेयर होल्डर्स। सो 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे आपने अल्टीमेटली 70 करोड़ रुपए बनाए, तो कितना परसेंटेज हो गया ये आपका, 7%। सो नेट प्रॉफिट आपका हो गया 7%। और ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 30%। सो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आ गया। तो जो भी आप पैसा रिवेन्यू जो आपका जनरेट होता है, दैट इज नॉट योर इन प्रॉफिट, दैट इज इनकम। रिवेन्यू आपके बुक्स में, आपके बिजनेस में, बैंक में पैसा आ रहा है, उसके बाद आपके सारे खर्चे माइनस होने के बाद में अल्टीमेटली आप देखोगे कि एक्चुअल जो आपने कमाया है वो कितना है। तो एक्चुअल जो कमाई है वो आपकी 70 करोड़ की। सो ये मैंने आपको एकदम सिंपल टर्म्स में यहाँ स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो, फिर से इसको ध्यान से पॉज करके फिर से सुनो पीछे जाके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर के अंदर में डिस्कस किया था, जो भी टर्म्स थे, वो टर्म्स का मतलब क्या है, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। की लाइन आइटम्स को एक्सप्लेन किया मैंने बेसिकली। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, टॉप लाइन जिसको बोलते हैं, वो होता है रिवेन्यू। ये होता है मनी अर्नड फ्रॉम सेल्स, नॉट प्रॉफिट। मनी अर्नड क्या होता है, क्यों मैटर करता है, ये भी मैंने यहां पर लिखा है। ये शो करता है कि बिजनेस का साइज क्या है और हम लोगों को हर साल कितना ग्रोथ मिल रहा है, वो भी कंपैरिजन के लिए फिगर काम में आता है। इस क्वार्टर में आपने 1000 करोड़ का सेल किया, अगले क्वार्टर में अगर आपने 850 करोड़ का सेल किया, तो आपको दिखता है कि आपका बिजनेस नीचे जा रहा है। उसके अगले क्वार्टर में आपने 1500 करोड़ का सेल किया, तो आपको दिखेगा 850 से सीधा जंप करके 1500 करोड़ पे आप पहुंच गए हो। सो ये अगर आपको ध्यान से समझ में सोच पाओगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये आपको कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है कि बिजनेस में क्या ग्रोथ चल रहा है, बिजनेस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है या डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है। सो रिवेन्यू इज इंपॉर्टेंट टू फोकस अपॉन। फिर हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे नहीं देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बट ठीक है। यहाँ पर क्या रिवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, रिवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, जो मैंने बोला बिजनेस को करने के लिए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व कॉस्ट होते हैं वो आता है। ये प्राइसिंग पावर रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने प्राइस पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को चार्ज कर पा रहे हो। आपको दिखता है कि आप यहाँ पर कुछ मूवमेंट कर सकते हो क्या, अगर आपके पास में प्राइसिंग पावर है तो आप यहाँ पर ज्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, ठीक है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर एबिडा क्या होता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी जस्ट 2 पेज पहले, कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है। ये आपका मेजर करता है कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को। आप जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो ना, तो ऑपरेशंस उसको बोलते हैं कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो एबिडा से हमें पता चलता है। क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आता है जो कि इनडायरेक्ट है, फिर आपका डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टैक्सेस, ये सारी चीजें नहीं आती है। तो आपको क्या पता चलता है यहाँ पे कि बिजनेस को जो डायरेक्टली करके रेवेन्यू और कॉस्ट आ रहा है उसमें क्या मार्जिन है, और वो मार्जिन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है साल दर साल, ठीक है। इबिट क्या है, इसका नीचे ऊपर वाला वर्जन है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पर टैक्स और इंटरेस्ट खाली नहीं डिडक्टेड है, बाकी सब कुछ डिडक्टेड है। ये आपका आ जाता है अल्टीमेटली ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस शो करने के लिए कि ऑपरेटिंग का क्या परफॉर्मेंस है, बिजनेस को जो ऑपरेट करे वो परफॉर्मेंस क्या है। ये सबको बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है आपको, ये सब टर्म्स को बेसिकली लिखने का, समझाने का पर्पस ये है कि आप समझ पाओ कि ये सारी चीजें कितना इंपॉर्टेंट आगे रोल प्ले करेगी जब आप अपना एक्चुअल में फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करोगे।
फिर अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जो आपका पैसा आता है सारे कॉस्ट को हटा के, टैक्स को हटा के, सब चीज़ों को हटा के जो बच जाता है आपके पास में, वो हो गया आपका नेट प्रॉफिट। समझ लो आप सैलरी आप जॉब करते हो, लेट से आप लाख रुपया कमाते हो, वो लाख रुपया के पीछे आपके महीने एंड तक वो आपका 80,000 रुपया खर्चा हो जाता है। सो 20,000 जो बच रहा है एक तरीके से वो आपका नेट प्रॉफिट है, वो अब आपके पास में एक्स्ट्रा बच गया, तो यू कैन कंसिडर दैट एज नेट प्रॉफिट। ठीक है, फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल डिडक्शंस, आपके सारे EMI, सारे कॉस्ट, ट्रैवल, ये सारी चीजों को हटा के जो बचा वो नेट प्रॉफिट है। शेयर होल्डर्स एक्चुअली अर्न, समझ लो आप वही एक्चुअल में अर्न करते हो, जो आप ऊपर में अर्न कर रहे हो उसके पीछे तो आपके कॉस्ट भी इन्वॉल्व है ना। आप ऑफिस जा रहे हो डेली, ट्रैवल कॉस्ट है, आपको फिर खाना खा रहे हो आप, वो सब आपका कॉस्ट है, रह रहे हो, रेंटल कॉस्ट है, तो ये सारी चीज़ों को हटाकर आपका जो लास्ट में रोकड़ा बचता है बैंक के अंदर, वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। अब EPS क्या होता है? EPS होता है जो नेट प्रॉफिट बच रहा है उसको हर शेयर से डिवाइड कर दो तो आ गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट क्या हो गया आपका? जो हमारे पुराने बिजनेस में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अब लेट से आपने 70 करोड़ शेयर्स इशू कर रखे हैं, कितने करोड़ शेयर्स इशू कर रखे? 70 करोड़ शेयर्स इशू कर रखे, तो आपका नेट प्रॉफिट 70 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 70 करोड़, मतलब आप हर एक शेयर पे 1 रुपया कमा रहे हो। तो अगर आपके पास में एक शेयर है तो 1 रुपया आप कमा रहे हो, और अगर उस शेयर के प्राइस का दाम 5 रुपए है तो बहुत अच्छा है। 5 रुपए के शेयर पे आप हर साल 1 रुपया कमा पा रहे हो नेट प्रॉफिट, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बोलोगे कंफ्यूज हो गए सर, बहुत ज्यादा बाउंसर चला गया। मैं फिर से समझाता हूँ, पुराने एग्जाम्पल याद है 1000 करोड़ का रेवेन्यू जो हम लोगों ने लिया था, जहां पर नेट प्रॉफिट 70 करोड़ का आया था हमारा, वो नेट प्रॉफिट यहां पर EPS में आता है टॉप पे, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आता है? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितना अज्यूम किया? 70 करोड़ शेयर्स। सो 70 करोड़ का प्रॉफिट और 70 करोड़ के शेयर्स टोटल मार्केट में इशूड है, तो हमारा कितना आ गया? 1 रुपीज आ गया। 1 करोड़ नहीं आया, 1 रुपीज आया, क्योंकि यहां पर 70 करोड़ है, नीचे भी 70 करोड़ है, तो आपका हर एक शेयर पे कितना रुपया आया? 1 रुपीज। ये हमारा EPS कहलाता है। अब ये 5 क्या है? आपने 5 क्या बोला सर, वो कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। 5 था हमारा स्टॉक का अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है। करंट मार्केट प्राइस अगर 5 रुपए है और हम लोगों का EPS अगर 1 रुपीज आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों का बिजनेस बहुत सस्ता है। और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, प्राइमा फेसी हम लोग ये बोल सकते हैं कि सस्ता है, क्योंकि 5 रुपए के बिजनेस को आप 1 रुपया हर साल जनरेट कर ले रहे हो, 5 रुपया में आज खरीद पा रहे हो। बेसिकली 5 साल में आपका कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, उसके बाद कंपनी जो भी कमाएगी सारे आपके पॉकेट में। 5 साल में आपका बिजनेस कॉस्ट कैपिटल रिकवर्ड, उसके बाद जितना बिजनेस में पैसा आएगा वो सारा आपके पॉकेट में। लॉस होगा तो फिर उस हिसाब से आपको वो भी चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर EPS का मतलब क्या है, एकदम सिंपल टर्म्स में हम लोगों ने कनेक्ट करके बताया। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो, फिर से जाना पीछे करना वीडियो को, वो वाला एग्जांपल को ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इनकम स्टेटमेंट का, फिर आकर EPS का डायरेक्ट सुनना, इसको जंप कर देना, इसको जंप करके सीधा EPS वाले पे आना। अगर आपको EPS में स्टक हो रहे हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरीके से फ्लो बनाया और एग्जाम्पल को भी पहले ही डिस्कस किया ताकि आगे कनेक्ट कर पाए। अब हम लोग आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे, जो भी टर्म्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सारे रेशियोज पे। अब यहां पर अगेन रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझते हुए चलना है, फॉर्मूला रटने का दरकार नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो आप कभी भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, सेव करोगे तो वो भी आपको याद आ जाएगा। तो रट्टा नहीं लगाना है। सबसे पहले ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला था उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? रेवेन्यू से, क्योंकि हम लोग मार्जिन निकाल रहे हैं ना, तो मार्जिन हम लोग किस पे निकालेंगे? रेवेन्यू पे हम लोग निकाल रहे हैं ग्रॉस मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है उसको रेवेन्यू से डिवाइड कर दो, परसेंटेज टर्म्स में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सिंपल मैथ्स है, कुछ नहीं है। अब इसका रोल क्या होता है, क्या आप शो करता है? ये शो करता है कि अगर ज्यादा ग्रॉस मार्जिन है तो आपके पास प्राइसिंग पावर अच्छा है, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया, और लोअर इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट कम है तो भी आपका GP मार्जिन अच्छा दिख सकता है, या फिर आपके पास में प्राइसिंग पावर ज्यादा है तो वो भी। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है? नेट प्रॉफिट से रेवेन्यू को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या सिग्निफिकेंस है? ये शो करता है कि हाउ मच ऑफ ईच रुपी ऑफ सेल्स बिकम्स प्रॉफिट। हर सेल्स की वैल्यू पे कितना रुपया उसमें से हमारा प्रॉफिट बनता है वो शो करता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन हम लोग का 7% आया था ना उस एग्जाम्पल में। नहीं याद आ रहा हो, वापस से जाके पीछे देखो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना ही नहीं है, आपको अच्छे से समझ के चलना है। तो जहां पर भी डाउट हो, अगर आप वापस से बैक करके सुनोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जंप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाकर फिर से इसको पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। सो लाइफ टाइम के लिए कोई चीज को समझने का कोशिश करो अगर आपको नहीं पता है। और ये सारी चीजें आई एम अज्यूमिंग कि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। बेसिक बिगिनर में तो चलो ठीक है, आगे जो बढ़े आते हैं, मार्केट में काम कर रहे होते हैं, उनको भी ये सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं होता है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा 7% आया था उस एग्जांपल में। सो ये कैसे निकला? हमारा नेट प्रॉफिट 70 करोड़ डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 1000 करोड़ इंटू 100। अब अगर आप मैथ्स करे हो अपने बचपन में अच्छे से, तो आप कैसे करते थे?
इसको इससे काटते थे, इसको इससे काटते थे, तो कितना आ गया 7% आया ना। 7/1 × 1, 7 × 1 7, 7 / 1 1, तो कितना आ गया 7%। तो इस तरीके से निकलता है। सो मैंने वो एग्जांपल इसीलिए लिया ताकि आगे के सारे रेशियोज को मैं उससे लिंक करके आपको बता पाऊँ और आप क्लियरली उसको समझ पाओ। तो जहां भी अटकोगे पीछे जाकर देखते रहना, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन बताया, नेट प्रॉफिट मार्जिन बताया। अब एबिडा मार्जिन क्या है? एबिडा मार्जिन हमारा है एबिडा डिवाइड बाई रेवेन्यू × 100। एबिडा जो हमारा आ रहा था वहां पे उसको हम लोग डिवाइड करेंगे रेवेन्यू से, आ जाएगा। देखते हैं, वो वाला एग्जांपल शायद हम लोगों ने डिलीट कर दिया था यहाँ पे, बट अगर आप वीडियो में जाकर देखोगे तो आपको वो दिखेगा नंबर्स, तो आप निकाल कर देख सकते हो कैसे आ रहा है हमारा, ठीक है। सो एबिडा मार्जिन भी इजीली निकल जाएगा। अगर आप ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन को समझ पाओगे तो एबिडा मार्जिन भी समझ जाओगे। कोई टर्म से डरना नहीं है कि एबिडा बहुत बड़ा वर्ड आ गया, हैवी वर्ड आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप चीजों को समझते हुए चलोगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये यूज होता है टू कंपेयर कंपनीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ये एरो बन गया क्या? हाँ। सो ये कंपेयर क्यों होता है? ये कंपेयर होता है कंपनीज के कंपटीशन वगैरह देखने के लिए कि भाई किसका कितना मार्जिन है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा बढ़िया बिजनेस है, कौन सा खराब बिजनेस है, कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, फलाना ठिकाना। ईपीएस ग्रोथ कैसे आएगा? ईपीएस का आपने देखा था कैसे कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने, बस उसी में हम लोगों को नंबर्स के बेसिस पे करना है। करेंट अब ग्रोथ आप कभी भी कैसे निकालते हो? आपके पास में लेट से आज के दिन 100 रुपए है, ठीक है। आप इसको ग्रो करके लेकर 180 पे अगर चले जाते हो तो आपका ग्रोथ कितना है वो कैसे निकालोगे? करेंट वैल्यू माइनस पास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई पास्ट वैल्यू, क्योंकि बेस तो हमारा पास्ट वैल्यू है ना। सो करेंट वैल्यू में से अगर पास्ट वैल्यू को माइनस करोगे तो 80 आएगा। फिर पास्ट वैल्यू को बेस लोगे क्योंकि वही बेस पे आप ग्रो कर रहे हो, डिवाइड बाई 100 इनटू परसेंटेज टर्म्स में निकालने के लिए 100। सो ये पूरा कट गया, कितना आ गया हमारा 80%। सो आपने 80% का ग्रो किया। बाकी अगर कोई 5 क्लास का मैथ्स भी समझता है तो वो इसको देखकर ही समझ जाएगा कि 100 से 180 पे अगर आप जाते हो तो कितना परसेंट का ग्रोथ होता है? 80% का। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया। जिसको नहीं पता है उसके लिए ये वाला हो गया, जिसको पता है वो तो देखते ही समझ जाएगा कि 80% है। सो ये हमारा ईपीएस ग्रोथ भी कुछ इस तरीके से ही कैलकुलेट हो जाएगा कि इस साल कितना ईपीएस है, अगले साल कितना ईपीएस है, उसको आप माइनस प्लस करके जो भी आपका यहाँ पर फॉर्मूला है लगाकर देख लो। फॉर्मूला को रटने का कोई दरकार नहीं, क्योंकि सिंपल होता है करेंट माइनस पास्ट डिवाइड बाई पास्ट, क्योंकि बेस हमारा जो रहता है उससे पास्ट, और 100 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए। क्या रोल है इसका? की ड्राइवर ऑफ लॉन्ग टर्म स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन। ईपीएस में जैसा ग्रोथ है स्टॉक प्राइस भी आपको दिखेगा वैसा ही ग्रो कर रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो मूव करता है उसके पीछे कोई ऑपरेटर या सट्टा इन्वॉल्व नहीं होता है, उसके पीछे बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी इन्वॉल्व होता है। तो जब बिजनेस का प्रॉफिट ग्रो करता है तो शेयर प्राइस भी ग्रो करता है। बिजनेस का प्रॉफिट अगर ग्रो नहीं करता है तो शेयर प्राइस भी ग्रो नहीं करता है। सो ये हमारा शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये शेयर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। एग्जांपल्स किसका किसका ले सकते हैं? ऊपर की तरफ कौन सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बताओ? किसका एग्जांपल ले सकते हैं? रिलायंस का। यस, रिलायंस का ले सकते हैं। रिलायंस का शेयर प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है इतने सालों से? क्योंकि प्रॉफिट कमा रही है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो जा रहा है। और कौन सा एक ऐसा शेयर है जिसका शेयर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है? इसमें आप ले सकते हो एग्जाम्पल येस बैंक। येस बैंक से और बेटर एग्जांपल अगर आपको लेना है तो आप यूनिटेक का ले सकते हो। यूनिटेक का नाम अगर आपने सुन रखा हो तो यूनिटेक को अगर आप देखोगे तो उसका शेयर प्राइस नीचे जा रहा है बहुत सालों से। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सब कुछ नहीं है, बिजनेस में लॉस है, सो इसलिए शेयर प्राइस भी नीचे जा रहा है और रिलायंस में ऊपर जा रहा है। सो ये ईपीएस ग्रोथ अगर आपका होता है, बेसिकली बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो आपका शेयर प्राइस भी ऊपर जाता है। बिजनेस अगर ग्रोथ नहीं करता है, ग्रोथ नहीं देता है, तो आपका शेयर प्राइस भी नीचे जाता है। सो हम लोग इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड की तरफ में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, कहीं पर भी कंफ्यूजन है कमेंट में डाल दो, और अगर वो आगे क्लियर हो जाता है तो वो क्लियर वाला पॉइंट भी डालो, ताकि आपका वो सीक्वेंस बन जाए कि आपने पहले क्वेरी डाला, फिर आप जब उसको आगे सुने, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या करता हूं, मुझे पता होता है किस टाइप के डाउट्स आ सकते हैं, वो मैं पहले से ही उसको फिर आगे जाकर कवर करने की कोशिश करता हूं। तो आपके डाउट्स आते हैं पहले, वो आप नोट करते हो, फिर जब कवर हो जाता है तो उसका आंसर लिख देते हो। इस तरीके से वो चलता रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बिंदास लिख सकते हो, कोई भी उसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब रिवेन्यू क्वालिटी, व्हाट टू लुक फॉर। रिवेन्यू क्वालिटी जो होता है हमारा, रिवेन्यू का क्वालिटी, रिवेन्यू तो आ रहा है बिजनेस में, बट वो कितना क्वालिटी वाला है, क्वालिटेटिव है, वो हम लोगों को चेक करने के लिए कैसे देखना पड़ेगा, उसके पीछे क्या असेसमेंट हमारा होना चाहिए। सो अगर हाई क्वालिटी रिवेन्यू है किसी का, बहुत अच्छा वाला टाइप के होता है ना, आपके पास में पैसा आना जरूरी नहीं होता है, वो किस तरीके से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। सो साइंस ऑफ हाई रिवेन्यू क्वालिटी इज रिकरिंग रिवेन्यू। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है, नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शन उन्होंने फिक्स कर दिया, उनके पास में महीने का सब्सक्रिप्शन फिक्स हो गया, तो इट्स अ साइन ऑफ कि हाँ
उनके कस्टमर भाग के नहीं जाएंगे अनटिल उनका प्रोडक्ट या सर्विस खराब हो जाता है। सो प्रोडक्ट सर्विस नॉन नेगोशिएबल है, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो, वहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी देना पड़ेगा। बेस्ट क्वालिटी अगर देते हो और आप रेवेन्यू मॉडल पे उसको लेकर जाना चाहते हो रिकरिंग वाले पे, तो आपका वो बढ़िया साइन है क्योंकि रिकरिंग आ रहा है। सो जैसे कि हम लोग जियो वगैरह के मॉडल को देखेंगे कि भाई हर महीने 3 महीने में रिचार्ज करना है, दैट इज अ गुड रेवेन्यू मॉडल, राइट। सो सब्सक्रिप्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, फिर डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस हो गया। ये नहीं है कि 100% हमारा कस्टमर्स यूएस में ही है। अब यूएस में आकर अगर वो ट्रेड डील जैसा कुछ कर देता है कि हम 200% टैरिफ लेंगे आपको माल बेचने के लिए, आपका तो बिजनेस ही खत्म, क्योंकि मार्जिन कितना देखा था, नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% था। अब 200% का टैरिफ लगाएगा तो बिजनेस क्या कमाएगा, लॉस खत्म है, इंडस्ट्री खत्म है फिर तो। सो ये इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए कि हमारे मार्जिन्स और कंसंट्रेशन कितना ज्यादा कहां पे। तो यहां पर देखो कंसिस्टेंट और ग्रोइंग मार्जिन्स होना चाहिए, कस्टमर बेस डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन मॉडल हो तो बेटर है, रिवेन्यू फ्रॉम कोर ऑपरेशन से पैसा आना चाहिए, नॉट कि नॉन कोर ऑपरेशन से। आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे पैसा आना चाहिए। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें यह नहीं कि मैं पढ़ाने के साथ कॉपी भी बेच रहा हूं आपको, तो मेरा कॉपी से ज्यादा पैसा आ रहा है, इसका मतलब मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं है, मेरा पढ़ाने का क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसलिए वहां से पैसा नहीं आ रहा है। पर कॉपी का क्वालिटी अच्छा है तो कॉपी से पैसा आ रहा है। तो कॉपी इज नॉट माई मेन ऑपरेटिंग बिजनेस, वो नॉन ऑपरेटिंग है। बाकी वहां से अगर ज्यादा पैसा आ रहा है और प्रॉफिट बन रहा है बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर वो साइन ये शो करेगा कि इनका मेन बिजनेस से पैसा नहीं आता है, कि पढ़ाना अगर मेन बिजनेस है वहां से पैसा ही नहीं जनरेट कर पा रहे हो आप, तो फिर इसका मतलब क्या है कि मेन आपको फिर डिफरेंट सर्विसेज पे फिर जाना पड़ेगा और फोकस को देखना पड़ेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका मेजर ऑपरेटिंग एरिया से वो पैसा आना चाहिए, नहीं तो उसको शेयर होल्डर्स उतने अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं बहुत बार। वार्निंग साइंस क्या है हमारे यहाँ पे, रिवेन्यू ग्रोथ विदाउट प्रॉफिट ग्रोथ कोई मतलब नहीं। रिवेन्यू ग्रो कर रहा, प्रॉफिट ही नहीं है, जैसे जोमेटो और न्यू एज स्टार्टअप्स में रिवेन्यू तो आ रहा है उनके बिजनेस में, प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस में। ये वही बात हो गया कि आप 100 रुपया बांटोगे रास्ते पे खड़े होके, लेने वाले 1000 है, कोई क्यों छोड़ेगा। तो आप बांटोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, आपको प्रॉफिट लेकर आना पड़ेगा। बर्न कितने टाइम तक करोगे। डिक्लाइनिंग मार्जिन भी अच्छा नहीं है, आपका मार्जिन 7% था हमारा नेट प्रॉफिट, वो 5% पे आ गया, तो आपका तो प्रॉफिट कम हो गया ना बिजनेस में। 70 करोड़ से 50 करोड़ पे आ गए आप, 20 करोड़ का नुकसान आपका, वो कहां से भरपाई होगा। तो आपका मार्जिन इंपॉर्टेंट है कि मार्जिन ग्रो करता चले। हाई डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल कस्टमर, कंसंट्रेशन तो कभी भी अच्छा नहीं है। एक ही कस्टमर अगर आपका 80% रेवेन्यू देता है, अगर वो चला गया तो 80% बिजनेस खत्म, तो वो तो खतरा है हमारे लिए। फ्रीक्वेंट वन टाइम इनकम आइटम्स कभी कभार आ जाता है, कभी कभार मौसम अच्छा हुआ, सिक्लिकल इतना ज्यादा है कि एक बार कभी आ गया फिर साल भर बैठे हो, तो वो भी उतना अच्छा साइन नहीं होता है। सो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, एक बार समराइज कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले, जिसमें हम लोगों का क्या क्या आता है, रिवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट ओवर अ पीरियड, क्वार्टरली और ईयरली, इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड, की लेवल्स हमारे क्या क्या रहते हैं, रिवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, एबिडा, एबिट, ये सारी चीजें, ठीक है। दिख नहीं रहा, रुको इसको चेंज करता हूं। हाँ, सो की लेवल्स हमारे क्या क्या होते हैं, रिवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एबिडा, फिर एबिट, फिर नेट प्रॉफिट। ये कोई रटना नहीं है, आपको फ्लो अपने आप याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। फिर ईपीएस इज द मोस्ट वॉच्ड मैट्रिक बाय इक्विटी इन्वेस्टर्स, ईपीएस बहुत जरूरी है, ग्रोथ बहुत जरूरी है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ग्रॉस मार्जिन आ गया, नेट मार्जिन आ गया, एबिडा मार्जिन आ गया, हेल्प्स कंपेयर परफॉर्मेंस कंपेयर करने में इजी। फिर आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को करके, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी बात किया था, कि आपको देखना है कंसिस्टेंटली मार्जिन एक्सपैंड हो और क्वालिटी हो रिकरिंग रेवेन्यू में। तो जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया एग्जांपल्स, वो सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। अगेन आइसोलेशन में नहीं देखना, सब चीजों को साथ में लेके चलना है। सो हमारा चैप्टर 3 यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ में आया हो, सेव करके रखो, बार बार इन सारी वीडियो को देखो, ताकि आपको जब तक वो पूरा अच्छे से समझ में नहीं आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।